अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने 11.5 तक तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। अब हम उसका पार्ट 2 कर रहे हैं, मतलब अब जो 11.5 का जो न्यूमेरिकल है हम बुक्स के वो सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं 11.6 न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें क्या पूछा है हमसे, कह रहे हैं कि 2 kg का आयरन ब्लॉक है, वो हमने फर्नेस से उठाकर सीधा ब्लॉक ऑफ आइस पे रख दिया और ब्लॉक ऑफ आइस पे वो कूल हुआ है। इस कूल होने के दरमियान जो ब्लॉक ऑफ आइस है वो मेल्ट हुआ होगा। अब हमसे सवाल ये पूछा है कि कितनी आइस है, यानी क्या मास है आइस का जो मेल्ट हो गया। तो हमने मास ऑफ आयरन ब्लॉक पहले नोट कर लिया, m1 2 kg है हमारे पास। इनिशियल टेम्परेचर जब ये फर्नेस पर था, जिस पॉइंट से हमने इसको फर्नेस से हटाया था और सीधा आइस ब्लॉक पर रखा था, वो क्या था 650 डिग्री सेल्सियस था। और फाइनल टेम्परेचर ऑफ आयरन क्या है, जो कूल हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस आयरन का टेम्परेचर हो गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वो हीट जो एट 1 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर बढ़ा दे 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का, वो क्या है, वो स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन है 499.8 जूल है, जूल पर किलोग्राम कूलम। उसके बाद आ जाए हमसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आइस की जरूरत चाहिए होगी इस फॉर्मूले में, L इज इक्वल टू 3.66 x.5 kg। और आप पूछेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। जब भी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, वो जो हीट एब्जॉर्ब हुई है, रिलीज हुई है, जब कोई सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करे सॉलिड से लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। ये कंडीशन है कि एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो, यानी प्रेशर ज़्यादा नहीं हो, वो एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर है 180 वही प्रेशर हो, और उसका टेम्परेचर हो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो, यानी मेल्टिंग पॉइंट पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर वो हीट जो रिलीज हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, जब सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होगी, ठीक है। ये आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। हमसे पूछा हुआ है कि मास ऑफ आइस क्या है। अच्छा, इस फॉर्मूले में हमने एक चीज़ नोट करी है कि जितनी भी हीट उस आयरन ब्लॉक ने लूज की है, वो सारी इस्तेमाल हुई है आइस के मेल्ट होने में, ऐसा ही है। तो हमने यहाँ एक रिलेशन बनाया कि हीट लॉस्ट बाय द आयरन इज इक्वल्स टू हीट यूज्ड टू मेल्ट द आइस। मेल्ट कितनी आइस, m2 ऑफ माइस, जितनी आइस मेल्ट हुई है वो मास m2 जो मेल्ट हुआ है, जो हमने यहाँ पे लिया। तो पहले हम ये पार्ट निकाल लेते हैं, फिर हम ये पार्ट निकाल लेते हैं, फिर इनको कंपेयर कर देंगे। हीट लॉस बाय आयरन का सिंपल फॉर्मूला हीट का क्या है, 2 = mc डेल्टा टी। m1 लिया हमने आयरन, c जो आयरन के आपके पास स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा टी, यानी पहले 650 था अब 0 है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आपको आंसर आ गया 649,740 जूल्स, ठीक है। क्या आपके पास क्या है, हीट लॉस जो आयरन ब्लॉक ने हीट लॉस की है। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है, हीट यूज टू मेल्ट द आइस। उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास है m2 मल्टीप्लाई बाय L। L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो हमने निकाल लिया। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, लेकिन इसमें m2 अननोन है। हमने इसको इक्वेशन में रख दिया इस रिलेशन में, m2 यहाँ पे ये डिवाइड हुआ आके आपके पास m2 आ गया। m2 क्या है, 1.93375 kg। तो ये 1.9375 क्या है, ये वो मास है आइस का जो मेल्ट हो चुका है, जो अब लिक्विड में हो चुका है। कब, जब हमने एक 650 डिग्री हॉट आयरन ब्लॉक को आइस के ऊपर कूल होने के रखा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 11.7 बोल रहे हैं, इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट आर सप्लाइड टू सिस्टम एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, व्हाट इज द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी सिस्टम। सीधा थर्मोडायनामिक्स का लॉ का सवाल है। बोल रहे हैं हीट सप्लाइड है, यानी हीट बढ़ी है, हमने दी है, तो हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो या चीज एक्सपेंड हुई हो, तो हम क्या कहते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव लेंगे हम लोग, चेंज वर्क डन। और इंक्रीज इंटरनल एनर्जी वो हमें निकालना है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि जो भी टोटल हीट चेंज है वो बराबर है चेंजेस द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। हमने इस रिलेशन को यूज किया, डेल्टा यू हमें निकालने है कि कितनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, 400 माइनस 150 आपके पास आ गया 250 जूल, यानी इसमें 250 जूल इंटरनल एनर्जी जो बॉडी की है वो इंक्रीज हुई है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब 11.8 के साथ। सेम न्यूमेरिकल है और साइन कन्वेंशन भी बिल्कुल सेम है। क्या बोल रहा है कि 800 जूल जो है सिस्टम ने खुद वर्क किया है, और इसमें क्या हुआ है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है बाय 400 जूल्स। तो बोल रहे हैं कि जो हीट चेंज है, यानी हीट इंक्रीज हुई होगी, वो कितनी हुई है। अब इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू 400 जूल्स, वर्क डन बाय द सिस्टम डेल्टा डब्ल्यू 800 जूल्स। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स लगाया हमने, डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, यानी कितनी हीट इंक्रीज हुई है, कितना वर्क डन बाय द सिस्टम है, प्लस चेंज ऑफ द कितने इंक्रीज हुई है इंटरनल एनर्जी, 800 प्लस 200, यानी इतनी जो हीट है ये सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है या हमने सिस्टम को दी है, ठीक है। सप्लाई ड्यूरिंग द प्रोसेस, हमने सप्लाई कर दी एनर्जी इसको। 11.9 मेगाले इसमें बोल रहे हैं हीट इंजन। हीट इंजन क्या है, जो हीट लेता है, परफॉर्म्स 200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल। अभी 200 जूल क्या है, इसका आउटपुट है, ये 200 जूल ऑफ वर्क हमें करके दिखा रहा है, एंड जो एफिशिएंसी है वो 20% है। अब ये बोल रहे हैं कि 20% एफिशिएंसी, यानी ये 200 जूल है, ये सिर्फ 20% है उस चीज़ का जो हमने इसको सप्लाई की है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे।
वर्क डन हमने बता दिया कि ये हम जो एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जो आउटपुट है इस इंजन का वो क्या है जो इसने वर्क किया है 200 जूल इसने वर्क किया है और एफिशिएंसी इसकी 20% है। हमसे पूछा हुआ क्या है कि हीट इसने कितनी एब्जॉर्ब की है, यानी इसने इनपुट कितना लिया है और हीट इसने कितनी एक्सपेल की है। एक तो इसने यूजफुल आउटपुट दिया है जो 20% है, बाकी जो हीट है जो इसने एब्जॉर्ब की थी वो कहाँ गई, वो उसने एक्सपेल कर दी। तो एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन हमने निकाली है फॉर्मूला, हमें एफिशिएंसी का पता है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट हमारे पास वो वर्क है जो सिस्टम ने किया है 200, 20 हमारे पास एफिशिएंसी है, Q1 क्या है इनपुट, हीट इंजन है ना, हीट इंजन का इनपुट क्या होगा, हीट एनर्जी होगी। तो Q1 आ गया यहाँ पे, जब ये 220 डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा 100 से आपके पास 1000 जूल्स आएगा। अब ये 1000 जूल्स क्या है, हर साइकिल में इस इंजन की इसने 1000 जूल्स ऑफ हीट एब्जॉर्ब की है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें बोला हुआ है कि हीट एक्सपेल्ड कितनी है। आप बोलेंगे हीट तो एब्जॉर्ब की थी, वर्क भी कर दिया, तो एक्सपेल्ड क्यों होगी। भाई जितनी हीट एब्जॉर्ब की थी उसका सिर्फ 20% एफिशिएंट आउटपुट दिया है, तो बाकी 80% किधर गया, और बाकी 80% हीट एक्सपेल हो गई है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं होती। तो अब जो हीट एक्सपेल हुई कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है और जितनी हीट एक्सपेल हुई है उसके अंदर जो डिफरेंस है वो हमें यूजफुल आउटपुट बना है, वो हमें सिस्टम ने आउटपुट दिया है, वो हमें वर्क मिला सिस्टम से। तो हमने यही फॉर्मूला लगाया Q1 - Q2 = ΔW। हमें पता चल गया 200 जो सिस्टम ने काम किया इतनी एनर्जी ली थी, बाकी एक्सपेल कर दी। अब जो एक्सपेल कर दी वो इधर आया 1000 - 200 800 जूल। तो ये वो हीट एनर्जी है सिस्टम हर साइकिल में जो है एक्सपेल कर रहा है। अब इसको इस तरह समझ लेते हैं कि 1000 जूल्स ऑफ हीट हर साइकिल में सिस्टम ने एब्जॉर्ब की, 200 जूल उस 1000 में से 200 जूल का इसने में आउटपुट दिया या वर्क करके दिखाया सिस्टम ने, हमें यूजफुल आउटपुट दिया और इसलिए उसके वेरिएंट 20% है, और बाकी जो 800 जूल बचा वो क्या है, वो एक्सपेल कर दिया सिस्टम ने। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपनी वीडियो की लास्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हम लास्ट न्यूमेरिकल्स 11.10 और 11.11 सॉल्व करेंगे। तो 11.11 में हमसे क्या पूछा हुआ है, सिंपली जो है ना हमें एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन का फॉर्मूला यूज करना होगा। इसमें बोल रहे हैं कि हीट इंजन है जो दो टेम्परेचर रिजर्वायर्स पे काम कर रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस। हमें देख के पता चल रहा है कि ये हॉट रिजर्वायर है और ये कोल्ड रिजर्वायर है। और हम लोग फॉर्मूला में डिस्कस कर चुके हैं, जो फॉर्मूला वाली वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हॉट रिजर्वायर है वो हम क्या लेते हैं, T1 लेते हैं, और कोल्ड रिजर्वायर हम लोग क्या लेते हैं, वो T2 लेते हैं। हॉट रिजर्वायर की हीट क्या लेते हैं, Q1 लेते हैं, और कोल्ड रिजर्वायर की हीट क्या लेते हैं, Q2 लेते हैं। अभी टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर पर काम करेंगे। बोल रहे हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज इक्वल टू मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, यानी इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें निकालनी होगी। वो हमने निकाल लेंगे, हमारा फॉर्मूला है E = 1 - T2/T1 टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर ओवर टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, ठीक है, आउटपुट अपॉन की तरह, और मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास 298 टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर है और 573 कन्वर्ट होने के बाद, यानी हमें 25 डिग्री सेल्सियस दिया होता है, कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्सियस से 273 प्लस करते हैं ना, वो हमने इसमें प्लस किया, इसमें प्लस किया, बस 298 और 573 आगे डिवाइड करेंगे, 1 से माइनस करेंगे तो 0.48 आएगा। उसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48% आ जाएगा, यानी ये इस इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी है जिसपे ये काम कर सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं चैप्टर के लास्ट में की तरफ 9.11। इसमें क्या बोल रहे हैं, द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कार्नोट इंजन इज एट 7 डिग्री सेल्सियस एंड हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 40%। इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी 50%। By how much degrees must the temperature of the high temperature reservoir be increased? अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं है बहुत आसान। डिवाइड कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। The low temperature reservoir of a Carnot engine is at 7 डिग्री सेल्सियस and has an efficiency of 40%। यानी इसका जो हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर है T1 वो हमें नहीं पता, वो हम उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं कि हमें एफिशिएंसी पता है और 7 डिग्री सेल्सियस हमें पता है कि कोल्ड रिजर्वायर है। अब ये बोल रहे हैं कि एफिशिएंसी जो है कार्नोट इंजन की वो हमें बढ़ानी है 40 से 50, बट ये जो 7 डिग्री सेल्सियस है कोल्ड रिजर्वायर ये कांस्टेंट रहेगा। हमें ये पता लगाना है कि जो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है वो हमने कितना बढ़ाना है। अब कितना बढ़ाना है, तो पहले तो हमें ये तो निकालना है कि पहले कितना था। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर नोट कर लिया, हमें एफिशिएंसी पता है कि 40% है। एट 40% एफिशिएंसी हमें पता है कि कोल्ड रिजर्वायर 7 डिग्री सेल्सियस है, एट 40% एफिशिएंसी हम लोग इसका T1 यानी टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर निकाल लेंगे, सही है। 40 0.4 वो जैसे मल्टीप्लाई होगा माइनस होगा 0.6 आएगा, और जब 280 से डिवाइड होगा आपको ये आ गया। अब ये जो है ये क्या है, ये टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर है एट एफिशिएंसी व्हाट, एट एफिशिएंसी 40%, यानी एट 40% एफिशिएंसी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर 7 है, लेकिन टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर कितना है 466.767 केल्विन। अब हमसे पूछ रहे हैं कि हमें ये निकालना था ना कितना इंक्रीज करना है। हम हमने निकाल लिया था कि इनिशियली कितना है, अब हम निकालेंगे फाइनल कितना है, और हम ये माइनस करके बता देंगे कि कितना इंक्रीज हुआ। पहले हम निकाल लेते कि अब नई एफिशिएंसी हमारे पास क्या है, हमें ये बोला है कि 40 से 50% करनी है।
अब फिर 40-50% में कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर सेम रहेगा 280, बट T1 का हमें बढ़ाना पड़ेगा। वो नया T1 जो हमने बढ़ाना है वो उसको हम कह रहे हैं T1 डैश। सही है, 50% इस बार नई एफिशिएंसी है हमारी। हाँ बस टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर सेम है, हम लोग T1 डैश निकाल लेते हैं। 40 डिवाइड बाई 100 0.5, वो 1 से माइनस होगा 0.5 आएगा, उससे डिवाइड हो गया नहीं, 280 को मल्टीप्लाई 2 कर दें, 560 कर दें। अब हमें ये पता है कि 44% एफिशिएंसी में जो टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर था वो ये था, और 50% एफिशिएंसी करने के लिए हमने इसको इतना किया। अब हमसे ये नहीं पूछा कि 50% पे कितना है, हमसे ये पूछा कि इंक्रीज कितना किया है, पहले से इंक्रीज कितना किया है, उसके लिए हम लोग T1 डैश में से T1 को माइनस कर देंगे। 560 माइनस 460 करेंगे तो पास 93.33 आएगा। केल्विन लाने की जरूरत है क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर है। तो हमें ये पता चला कि हमने टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर को 93.33 डिग्रीज या 93.33 बढ़ाया है ताकि एफिशिएंसी 40% से 50% हो विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हमारी जो न्यूमेरिकल की सीरीज है चैप्टर 11 की वो खत्म हो चुकी है। अगर इसमें आपको कोई इशू फेस हुआ है तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपकी क्वेरी को ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।